के न्यूज इंडिया बात कर रहे हैं यूपी उपचुनाव का रण। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बारी है। लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव का ध्यान पीडीए के फॉर्मूले को लेकर के आगे बढ़ाना है। वहीं सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के सामने उपचुनाव में जीत के साथ साख बचाने की भी एक बड़ी चुनौती है। इन उपचुनाव में दलित मतदाता की जो फैक्टर की अगर बात कर ले जाए तो दलित मतदाता के फैक्टर भी साबित हो सकते हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दल दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने की जो कोशिश है उसमें जुट गए हैं। तो वहीं उपचुनाव से दूरी बनाए रखने वाली मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी भी इस बार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके जातीय जनगणना जातीय गणित में भी विविधता देखी जा रही है। मिल्कीपुर जहां दलित बाहुल्य सीट है, जहां से सपा के टिकट पर अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे, वहीं मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र में यादव आबादी की बहुलता है। गाजियाबाद की अगर बात कर लें तो गाजियाबाद सीट शहरी है और इसे बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत आसान बताया जा रहा है। फूलपुर में पटेल मतदाता अधिक है। तो वहीं अगर बात करें मुजफ्फरनगर की तो मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जाट गुर्जर के साथ मुस्लिम मतदाता के नतीजे भी तय करते नजर आते हैं। ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम होने को लेकर उंगलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर उठी हैं। योगी सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठे तो ये भी कहा गया कि ब्रांड योगी की वैल्यू कम हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन में सीएम योगी की सीधी भूमिका नहीं थी। सीएम योगी के पास उपचुनाव में अपनी सीटें बचाए रखते हुए विपक्ष की जीती सीट हासिल कर यह साबित करने का मौका है कि यूपी के जनमन पर उनकी छाप मध्यम नहीं पड़ी है। उपचुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर देखा जा रहा है कि जो बीजेपी का प्रदर्शन है अगर कमजोर रहा तो पार्टी के भीतर विरोध के स्वर और तेज हो सकते हैं। सीएम योगी को भी इस बात का अंदाजा होगा। यूपी में दलित वर्ग मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी की कोर वोटर माना जाता रहा है। सूबे में करीब 20% आबादी दलित वर्ग की है और बसपा का वोट शेयर भी 19% के आसपास रहता है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में कुछ चुनाव में तस्वीर बदली है। हाल के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बसपा का वोट शेयर 19% से गिरकर 10% से भी नीचे चला गया है। बसपा को लोकसभा चुनाव में 9% वोट मिले थे और पार्टी वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस के भी पीछे रही। बसपा का खाता भी नहीं खुला था। इसके उलट आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की अगर बात कर ले तो नगीना सीट से जीतकर संसद पहुंचने में सफल रहे और अब कहा यह भी जा रहा है कि दलितों का मुंह मायावती की पार्टी से भंग हुआ है। नगीना में जहां दलित नेतृत्व का विकल्प था, दलित मतदाताओं ने वहां उसे चुना और बाकी जगह भी मायावती से छिटकाकर यह वोट बैंक सपा और बीजेपी में बंट गया। इसी के साथ बीजेपी के नेताओं ने खुद समीक्षा बैठक की और इस बैठक में यह कहा गया कि दलितों ने पार्टी को वोट करने से परहेज किया और ऐसे में देखना यह होगा कि दलित मतदाताओं का जो रुख है उपचुनाव में किधर रहता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास की बात करती रही है। चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के नेताओं के बयानों से सबका विश्वास नदारद नजर आ रहा था। राम मंदिर और अयोध्या के जिक्र से भी पार्टी के नेता परहेज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या उपचुनाव में पार्टी फिर से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अपने कोर मुद्दे पर लौटेगी। इसी के साथ ही साथ
उपचुनाव में वैसे भी सत्ताधारी दल को ऐज रहता है कि ये उपचुनाव प्रदेश से जुड़े हैं। सरकार की जो कमान है पहले से ही हिंदुत्व के पोस्टर बॉय जो कहे जाते हैं योगी आदित्यनाथ के हाथ में रही है और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भी बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा रही है और हिस्सा भी होंगे। लेकिन पार्टी का जोर संविधान और आरक्षण को लेकर के खास तौर पर विपक्ष के नैरेटिव की काट करने पर अधिक होगा। मिल्कीपुर विधानसभा की अगर बात करें तो सीट अवधेश प्रसाद पासी के इस्तीफे से रिक्त हुई। अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से संसद पहुंच चुके हैं और इसी सीट पर अयोध्या भी है। बीजेपी के पास उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट जीतकर लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर मिली हार का बदला लेने का भी एक मौका होगा। यूपी में दूसरे नंबर पर पहुंचने से भी ज्यादा बीजेपी को अयोध्या की हार जो है वो साल रही है और ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश मिल्कीपुर विधानसभा जो उपचुनाव होने हैं इस सीट को जीतकर लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार के जख्म पर मरहम लगाने की पूरी कोशिश देखी जाएगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में 9 बार जो विधायक रह चुके हैं अवधेश पासी के बेटे अजीत प्रसाद के सपा से चुनाव मैदान में उतरने की अटकलें हैं। यूपी के 10 सीटों का उपचुनाव कांग्रेस के नजरिए से भी बेहद अहम है। तो अगर कांग्रेस पार्टी की भी अगर बात कर लें तो उपचुनाव को सपा और कांग्रेस गठबंधन के भविष्य के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस के किसी सीट से उम्मीदवार उतारने की संभावनाएं बेहद कम है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि पार्टी की कोशिश होगी कि उपचुनाव के बहाने ही यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी और मजबूत हो सके। इंडिया ब्लॉक के वोट बेस का जो भी और भी विस्तार हो। 2019 की अगर बात कर ले तो लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट ही जीत सकी थी कांग्रेस के हाल ही में चुनाव में 6 सीटें जीतकर उत्साह से लबरेज नजर आई है। कौन सी वो 10 सीटें हैं जिस पर चुनाव होगा ये भी आपको बता देते हैं। इसमें से करहल है और जहां पर भाजपा यादव परिवार के दामाद अनुज यादव को मैदान में उतार सकती है ऐसा कयास लगाया जा रहा है। सपा से तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने की भी जो संभावनाएं जताई जा रही हैं। मिल्कीपुर की अगर बात कर ले तो भाजपा पूर्व विधायक गोरखनाथ चंद्रकेश रावत, बबलू पासी और राधेश्याम त्यागी में से किसी एक को टिकट दे सकती है। सपा अवधेश पासी के बेटे को टिकट दे सकती है ऐसा माना जा रहा है। कटहरी में भी होना है उपचुनाव और भाजपा ब्राह्मण या निषाद जाति के ही किसी कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना सकती है तो सपा कुर्मी समाज से किसी को भी प्रत्याशी बनाएगी। सीसामऊ की अगर बात कर ले तो सीसामऊ किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को चेहरा बना सकती है तो सपा इरफान सोलंकी की पत्नी या उसकी मां को टिकट दे सकती है। फूलपुर में बीजेपी किसी कुर्मी जाति के चेहरे को आगे कर सकती है। कुंदर की भाजपा यहां किसी क्षत्रिय या जाति के प्रत्याशी को टिकट दे सकती है। मीरापुर यह सीट आरएलडी के खाते में जा सकती है और आरएलडी यहां पर जाट समाज से किसी प्रत्याशी को टिकट दे सकती है। मझवा की अगर बात कर ले तो इस सीट पर भाजपा बिना कुर्मी राजभर और निषाद जाति के प्रत्याशी की तलाश कर रही है। खैर में भी देखा जा रहा है कि इस सीट पर बीजेपी वाल्मीकि या जाटो समाज के प्रत्याशी को टिकट दे सकती है। गाजियाबाद में इस सीट पर भाजपा किसी वैश्य या ब्राह्मण समाज को टिकट दे सकती है तो कौन दल किस प्रत्याशी को टिकट दे सकता है आपको बता रहे थे। और किन सीटों पर चुनाव होना है उपचुनाव बेसिकली 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के वो बता रहे थे आपको। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम परिचय भी कराएंगे आपका। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है 10 सीटों पर और ये बेहद ही महत्वपूर्ण 10 सीटें हैं खास तौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को जिस तरह से अयोध्या में हार मिली थी तो एक बार फिर से एक मौका माना जा रहा है उपचुनाव को लेकर के। ये बाई इलेक्शन ही कुछ साख बचाते नजर आएंगे। और हमारे साथ अनिल सिंह वीरू प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी से और पीयूष त्रिपाठी वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, माफ कीजिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उपचुनाव होना है समाजवादी पार्टी की ओर से फिर से पीडीए की ही तैयारी की जा रही है, पीडीए फॉर्मूले पर ही काम किया जा रहा है, क्या लगता है कितना कारगर सिद्ध होगा इस बार? पीयूष जी आवाज नहीं आ पा रही है, कृपया आप अनम्यूट कर लीजिए।
आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। हमने कहा जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं, उसमें समाजवादी पार्टी लगातार क्षेत्रों में जो प्रत्याशियों का चयन होना है उस पर काम कर रही है। और हम लोग लगातार जो हमारे संगठन की 5 स्तरीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुदृढ़ करके हम लोग इस चुनाव में जनता के साथ, जनता के भरोसा जो उन्होंने 2004 अभी चुनाव में हमारे साथ किया है, लोकसभा चुनाव में, उसी आशा भरोसे विश्वास के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। और जन समस्याओं को लेकर हमने लगातार जनता के बीच में रह के काम किया है। आने वाले समय में भी हम संगठन के माध्यम से जनता के बीच में अपना काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो भरोसा हमें जनता ने अभी लोकसभा चुनाव में दिया है, वही विश्वास और भरोसा हमें इस उपचुनाव में भी प्राप्त होगा। बिल्कुल देखा जाएगा। फिलहाल ये भविष्य की बात होगी, लेकिन आगे आपसे बात करेंगे। पीयूष जी, जिस तरह से जो बाय इलेक्शन है, इस बाय इलेक्शन के जरिए खासतौर पर फोकस योगी आदित्यनाथ ही किए जा रहे हैं, उनकी साख पर भी ये बात बनती नजर आ रही है इस बार। पीयूष जी, आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए आप। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आई। जी हेलो। जी आ रही है आपकी उपचुनाव आवाज। आ रही है आवाज? जी बिल्कुल। चुनाव कब होने हैं अभी कुछ सुनिश्चित नहीं है, लेकिन होना तो है ही है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने पुराने फार्मूले पर ही चुनाव लड़ेगी। मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई और अभी अभी अनिल सिंह जी ने कहा भी कि हम तो जनता के बीच में काम करते रहे, उसको लेकर के ही जाएंगे। पीयूष जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। और डॉक्टर अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये उपचुनाव तो होने वाले हैं, हालांकि जो तारीख है उसका जो निर्णय नहीं अभी आप आया है कि कौन सी तारीख में ये उपचुनाव होने हैं, अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी कि आरएसएस के अंदर खुद जो संगठन में जितने दल जुड़े हुए हैं, उन दलों में अगर बात की जाए अनुप्रिया पटेल की पार्टी की, अपना दल की, तो इतनी अनबन क्यों है? आपके खेमे में इतनी हलचल क्यों है? क्यों सवाल आप ही के दल के पार्टी उठा रहे हैं? तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर के भी बड़ा सवाल हो जाता है, विश्वास कैसे रहेगा? नहीं मैडम, ऐसा कोई अनबन नहीं है। और हमारा जो मातृशक्ति आरएसएस और भाजपा के बीच में वार्ता कभी कभी होती रहती है, सुझाव की बात जो होती है वो होती रहती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम लोगों का समन्वय नहीं है। और समन्वय केवल हमारा आरएसएस और भाजपा के बीच की बात नहीं कह रहा हूँ, हमारे जितने भी एनडीए के घटक दल हैं सबके बीच है। और कुछ बातें जरूर है कि उनके जो भी कार्यकर्ता हमारे सहयोगी दलों के हैं उनके द्वारा होती होगी, तो उनका जो नेतृत्व कर रहे नेता या नेत्रियां वो अपनी बात रखती हैं, लेकिन वो पूरी उनकी सारी बातों का सम्मान करते हुए हमारी एनडीए सरकार सभी का हित करने के लिए जो भी उचित कदम है, जो कुछ नाराजगी रही है अभी तक के, उन सब चीजों को समझते हो, उनकी कार्यकर्ताओं से लेकर के जनता के बीच जो कुछ थोड़ी सी दूरियां हैं, कहीं कहीं विधायकों के बीच में कुछ समन्वय में कमी दिखी गई है, जो अभी समीक्षा हम लोगों के यहाँ हुई है, उनमें उन सारी चीजें विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी जरूर हमारी भरपूर कोशिश करेगी कि अपनी बात जनता तक पहुंचा सके। और जो हम नित्य एक अच्छे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जितने अच्छे कार्य किए जा रहे हैं जनता के हितों को, वो हम अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे तो जनता सारी चीजें समझेंगी और ये भी समझ जाएगी कि जो हमारे विपक्षी दल हैं, हम जो कर रहे थे वो जनता तक सही नहीं पहुंच रहा था, उसको तोड़ मरोड़ करके अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हमारी कुछ भोली भाली जनता है उनको ऐसे गुमराह किया गया कि उसके वजह से कुछ हमें जरूर नुकसान दिखा है। लेकिन अब जनता भी समझ गई है कि ये कहीं नहीं कहीं ये क्षणिक कोई बातें थी, ये सत्यता से दूर थे।
हम उस चीज को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। कुछ अपने जो हमारे चहेते दल थे उनकी बातों में हम आ गए और इस वजह से थोड़ा जो हम गुमराह हुए थे, अब हम आगे गुमराह नहीं होंगे और हम पूर्ण विश्वास करेंगे कि आदरणीय योगी जी की जो सरकार है, इससे उत्तम सरकार आज तक ना उत्तर प्रदेश में आई है और ना आएगी। ये जनता धीरे धीरे करके समझ रही है। अरविंद जी, और आगे जनता जानती है कि ये भी जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार ना आई है ना आएगी, बात सही है, लेकिन अगर धरातल की स्थितियां देख ली जाए तो जो लोगों के पास जो मैसेज पहुंच रहा है वो नकारात्मक प्रभाव डालता, असर डालता दिख रहा है, एक नेगेटिव असर डाल रहा है। आप अनुप्रिया पटेल को लेकर, अपना दल को लेकर कह रहे हैं किसी भी घटक दल से कोई अनबन नहीं है, लेकिन जो बीते दिनों देखा गया आरक्षण को लेकर के, मुद्दे पर लेकर के आरक्षण के, तो अनुप्रिया पटेल ने एक चिट्ठी सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी थी और इस चिट्ठी को लेकर के उन्होंने खास तौर पर मांग की थी कि आरक्षण दिया जाए और कई सवाल भी उठाए थे भर्तियों को लेकर के। तो क्या लगता है जब भर्तियों को लेकर के, जो कि ये एक गरमाया हुआ मुद्दा है इस समय धरातल में अगर देखा जाए, तो कैसे साधेंगे आप जब अपने घटक दल में ही इतनी नोकझोंक मची पड़ी है, अनबन है? आवाज नहीं आ रही अरविंद जी। हेलो जी, अनुप्रिया जी, ओ वंदना जी कह रहे हैं वो हमें संज्ञान में है। अनुप्रिया जी जो लिखा गया था पत्र, वो तुरंत सरकार द्वारा पूरा संज्ञान में लिया गया, उसका उत्तर भी दिया गया था माननीय जो आदरणीय प्रमुख सचिव जी अधिकारी द्वारा। वो तो पूरा तरह समझने के बाद अनुप्रिया जी उसको संज्ञान में ली है और समझी कि हाँ ऐसा नहीं, जो कुछ लोगों ने बोला था उसके अनुरूप ये नहीं है। फिर उन्होंने इसके बाद कोई ऐसा फिर से दोबारा कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। जो सरकार द्वारा बात बताई गई उससे वो संतुष्ट है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते पुरानी बातों को दोहरा के कि वो अनबन है, ऐसा नहीं। वो बात होती थी, मुद्दे उठते हैं, घटक दल है, कोई बात होती है, उस पर जब विचार विमर्श होता है तो लोगों को समझ में आ जाता है हाँ यहाँ पे। लेकिन जब बैठक हुई थी, हार के बाद जो समीक्षा बैठक हुई थी, अपना दल के दो ऐसे प्रमुख चेहरे थे जो बैठक में शामिल नहीं हुए थे, वो नदारद रहे थे, कहीं ना कहीं तो गुस्सा दिखा है। नाम अगर ले तो आशीष पटेल ही प्रमुख चेहरे थे। देश में मैं अपने प्रदेश की, हमारे प्रदेश में मामला है, पूरे देश की बात या अन्य प्रदेशों में भी देखते होंगे कि कहीं नहीं कहीं कुछ घटक दल अपनी जो थोड़ा एक मजबूती दिखाने के लिए कुछ नहीं कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, तनाव दिखता है, कहीं किसी कारणवश कोई ना आ पाया हो, कोई और भी वजह है, लेकिन अब उसको लोग तो यही बता देंगे कि नहीं नाराज है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो नाराजगी चलती है, जाहिर सी बात है, और ये सही बात भी है कि थोड़ी बहुत नाराजगी चलती है, पर ये नाराजगी कहीं तूल ना बन जाए, इसको भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आपकी एक नाराजगी एक ऐसा हमें यकीन है अपनी योगी सरकार में, क्योंकि आपकी एक ऐसी चूक विपक्ष के लिए रामबाण काम पे। ठीक है, नहीं कहेंगे वो उस समय के कुछ थी। ठीक है, ये तो आगे हाँ जी बिल्कुल। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दलित जो जातीय गणित है उसके आधार पर ही आप लोगों के पास जाते हैं, दलित वोटर को साधने की कोशिश करते हैं सिर्फ जातीय आधार पर, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है वंदना जी। समाजवादी पार्टी सारी जात धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम करती है, और खास तौर पर अगर बात करें दलितों को ही साधने की कोशिश करते हैं, दलित की ही बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, अन्य वर्ग आपके लिए मायने नहीं रखते। सारे धर्म के लोगों को साथ में जोड़ के चलने का काम करते हैं। और लंबे समय से समाजवादी पार्टी ने अपनी सहभागिता में, चाहे संगठन में हो, सरकार में हो, सारे लोगों को जातिगत आधार पे, उनकी भूमिका के आधार पे उनको स्थान दिया है। और ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ हम एक जात पे काम कर रहे हैं। जो समाज में छोटे जो कमजोर लोग हैं उनकी लड़ाई हमेशा लड़ती रही है। और सारे लोगों को आप देखेंगे, पिछली सरकार चाहे नेताजी की 3 सरकारों में रही हो, अखिलेश जी की 12 से 17 के बीच में सरकार रही है, सारे समाज के लोगों को उनको स्थान दिया गया है, नेतृत्व करने का मौका दिया गया है, उनकी लड़ाई लड़ने का, उनके विकास के मुद्दे किया जाता है। क्या वो वोट बैंक में ज्यादा है इसलिए? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, उस राज्य में जाति अपने आप में माने रखती है, मगर
हमारे समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में हमारी जो रणनीति है, हमारा जो संगठन है, जो काम करता है, वो समाज के सारे वर्गों की है। क्योंकि जब हम किसी संगठन के माध्यम से समाज में जाते हैं तो उसमें हम जाति के आधार पे नहीं जाते हैं, समाज के सारे वर्गों की जो उनकी लड़ाई है, पर उनकी जो अभी तक अगर हम बात लोग कर करने का ले काम करते हैं। अनिल जी, अभी तक अगर बात कर ले, लोकसभा का चुनाव हो चुका है। हालांकि इस बार तो आपने अच्छी खासी पैठ बनाई, लेकिन चाहे किसी भी दल की बात कर ले, ब्राह्मण का नाम, ब्राह्मण जो वोटर्स होते हैं उनका नाम नहीं आता, इसके साथ ही क्षत्रिय वोटर्स का नाम नहीं आता, दलित ओबीसी जाट, इसके अतिरिक्त तो कोई वोटर्स नजर ही नहीं आते। नहीं, देखिए 15 जी, इस डेमोक्रेसी में सारी जात धर्मों का अपना महत्व है और सबकी अपनी और है। वोट सबका अगर चाहिए कहीं ना आपको, कहीं सबसे बड़ी बात तो विडंबना ही यही है कि वोट सबका चाहिए, लेकिन जब बात आ जाती है आरक्षण पर, दलित आ जाते हैं, ओबीसी आ जाती है, अन्य वर्ग आपके लिए कुछ रहता नहीं है। हाँ, जब परसेंटेज में है, जातीय आधार पे जो राजनीतिक दल हैं अन्य भी इस देश में, चाहे राष्ट्रीय दल हो, क्षेत्रीय दल हो, उन्होंने फोकस उस पे है कि इसका परसेंटेज इसका है, उस पर सब लोग काम करते हैं। मगर जहां तक आपका पिछली बार भी सवाल अभी था, और मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि समाजवादी पार्टी ने सारे जात धर्म के लोगों को हमेशा लेकर चलने का काम किया और भविष्य में भी आगे सबको लेकर चलने का काम करती रहेगी। निश्चित तौर पे जो समाज का छोटा तबका है, उनकी जो तमाम समस्याएं हैं, उसके लिए लंबे समय तक समाजवादी पार्टी ने लड़ाई लड़ी है, आने वाले समय में भी वो लड़ाई लड़ती रहेगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस बार, क्योंकि अब आरक्षण और संविधान का मुद्दा तो इस बार देखा गया, पिछली बार ही देखा गया, जिस तरह से आप मुद्दा उठा रहे थे वही मुद्दा उठा करके विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में खास पैठ बना ली, लेकिन अब क्या फिर से हिंदुत्व के कार्ड पर चलेंगे उपचुनाव में, या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चलेंगे? हमारे अनिल जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सर्वधर्म को साधने का, अगर कहने की बात नहीं है, सभी जात वर्ग के लोग समझते हैं कि अगर सभी जातियों को प्रतिनिधित्व अगर कोई दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व मुखिया जी, उन्होंने अपनी समाजवाद को पीडीए में बदल दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इसमें कहीं सर्व समाज को जोड़ने वाली बात नहीं। भाई अनिल जी कह रहे हैं अपने, भाई राष्ट्रीय सचिव अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो जनता समझ रही है कि आखिर पीडीए नाम क्यों रखा गया, जो सत्यता है भाई सबको स्वीकार करना चाहिए, उसमें नहीं कह रहा। हमारी समाज में तो ऐसा नहीं, आप देख लीजिए सबका, भाई हम यहाँ तक कि राष्ट्रपति देखिए, इससे पहले राम गोविंद जी थे, गोविंद जी, इसके बाद देखिए अभी मुर्मू जी। हर धर्म बिरादरी जात, जो हमारे पंडित दीनदयाल जी का जो आदेश था, जो उनकी एक एकात्मवाद वाली की, अंत जब तक अंत्योदय का होता है, अंत्योदय में तो हमारे सभी दलित, तो हमारे जो निचले तबके रहने वाले सभी लोग, हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि उनका उत्थान देश का तभी होगा जब हम उनको एक प्रथम पंक्ति में लाके खड़ा करेंगे। हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय या जो हमारे व्यापारी समाज के लोग, वो ईश्वर की कृपा से कुछ न कुछ कर रहे हैं, वो समाज में एक स्थान बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वंचित रह जा रहा है हमारा कुछ कारणों से, चाहे वो पैसे कारण से, चाहे शिक्षा कारण से, कुछ नहीं कुछ, उसको उठा के प्रथम पंक्ति में लाने का अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो अगर सर्व समाज के साधने की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये सभी चीजों को केवल कहना, एक कभी कभी कुछ होता है झोंका, एक लहर आई, लहर का फायदा केवल समाजवादी पार्टी ने अपने हुए चुनाव में उठा लिया, लेकिन उस लहर के जाने के बाद जब वो नदियां, वो तालाब जब शांत होंगे तो उनको लगेगा कहां से लहर पैदा की, किसने कर दी, और उस लहर में हमसे कितनी गलतियां हो गई। एक व्यक्ति जो सर्व समाज को, सब जातियों को आगे बढ़ा के सबको घर प्रदान कर रहा है, सबको शौचालय प्रदान कर रहा है, सबके घर में बिजली आ रही है, सबके यहाँ तक कि अगर उसके घर में मेहमान आता है तो उसका घर बन गया, उसके यहाँ घर में बिजली आ गई, उसके यहाँ शौचालय हो गया, उस मेहमान को स्वच्छ पानी देकर उसकी कोई मान प्रतिष्ठा में कोई कमी न रह जाए। ये हमारे भारत देश की जो मौजूदा सरकार है मोदी की, उनकी ये सोच है कि ना केवल हम बिजली दे रहे, ना केवल घर दे रहे, ना केवल शौचालय दे रहा, बल्कि आए हुए मेहमान का अच्छे स्वच्छ जल से स्वागत करे। ऐसे हर घर जल की योजना चल रही है। तो वो हमारा जो रहने वाला गांव दूर दराज का व्यक्ति सोच जरूर कि उससे कहीं ना कहीं भूल हो गई थी, और उस भूल को भूल करके जो हमारा नित्य हरदम साथ देता है, दिन रात साथ हमारे साथ खड़ा हुआ है, उसके साथ रहेंगे। किसी कारणवश जरूर कुछ बातें, जैसे आपने बोली कि हमारे जो दलित समाज के लोग कहने के, वो उनको भ्रमित कर दिया गया था, किसी कारणवश उनको ऐसा दिखाया गया कि ये संविधान बदल देंगे। अरे आप भी जानती हैं संविधान को कौन छू सकता है, संविधान के नियमों में कहाँ बदलाव किया जा सकता है।
जो भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बना दिया, हमारा भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में देखिए कोई भी देश संविधान के आधार पर चलता है। छेड़छाड़ तो संभव ही नहीं है, लेकिन भोली भाली जनता के जो सच्ची बात थी वहां ना पहुंचा करके कुछ उसको तोड़ मरोड़ के, और उनको लगा कि ऐसा हो जाएगा कि कौन था जो नहीं पहुंचा रहा था आपकी बात कौन वो था जो नहीं पहुंचा रहा था? विपक्षों ने इतनी तेजी दिखाई कि सही बात पूरी तरह से वो लोग समझ से परे रहेंगे। जल्दी तो विपक्ष तो अपना मुद्दा उठाएगा ही, विपक्ष तो अपना काम कर रहा था, पर आप कहाँ चुप रह गए? नहीं, कहीं जो हमारे यहाँ थोड़ी बहुत जो कमियां रही हैं उसी कमियों को दूर करके सही बात हम अपने लोगों तक पहुंचाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और वो जो सच बात है उनको दिखाया जाएगा, उनको एहसास होगा कि जो विपक्ष थे वो हमें उस समय के लिए दिग्भ्रमित कर दिए थे। अब हम अपने रास्ते पे आ गए हैं और मानेंगे योगी जी की जो भी अभी उपचुनाव में आने वाले हैं उनके साथ हम खड़े रहेंगे, और दिखेगा ये जो अभी 10 सीटों में होने वाले जो चुनाव है उसमें दिखेगा भाजपा का कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ लोग तब थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे। अयोध्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या में जरूर कुछ न कुछ अभी हमें कमियां दिखी हैं, और जैसा कि अवधेश प्रसाद जी ने वहां के जो दिखा, उन्होंने भी यही बात कह दी कि संविधान के बारे में संविधान ये है, संविधान वो है। पूरी तरह से हम बातें जनता तक अच्छी तरह से नहीं पहुंचा पाए, उसी का उन लोगों को लाभ मिल गया है और इसीलिए वो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। और अब सारी जनता समझ गई है कि कहीं नहीं कहीं गलती हुई, उस जल्दबाजी में हुई। कुछ मुद्दे जरूर थे जमीन को, इन सबको उनको से पूरी तरह से समस्या का हल हो रहा है। क्या मिल्कीपुर सीट इस बार अयोध्या के लिए बदलापुर साबित होगा आपके नजरिए से? जिस तरह से देखा गया अयोध्या में, खास तौर पर मिली हार के बाद मिल्कीपुर सीट की क्या कहेंगे बात? नहीं, ऐसा मैडम नहीं, बन्ना जी, ऐसा नहीं। आप दिखेगा वहां पे लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि कुछ जल्दबाजी में और ऐसा निर्णय हो गया है। मिल्कीपुर सहित कुछ और भी जो 3 विधानसभाएं हैं कुछ जल्दबाजी में हुआ है। लेकिन कहावत ही कही जाती है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले क्यों नहीं ऐसा मैसेज पहले क्यों नहीं पहुंचाया गया? कहीं नहीं कहीं प्रयास में थोड़ी सी कमियां जो रह गई हैं उसी को पूरा करेंगे, उसी की कमियों को दूर करके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। जीत हार तो लगा ही रहता है, आप जानते हैं कि अपना देश ही ऐसा है कि कभी कोई पार्टी, कभी कोई जनता को, कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। जीत हार बिल्कुल अरविंद जी, जीत हार तो बनी रहती है, कभी किसी की जीत तो कभी किसी के लिए हार बनकर सामने आती है। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, सर्व समाज की बात कर रहे हैं आप, पीडीए फॉर्मूला क्या है? उसमें तो सर्व समाज का कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, जो पीडीए का शब्द है इसको अपने अपने हिसाब से लोग परिभाषित कर रहे हैं। अपने अपने हिसाब से क्या, आप ही बताइए पीडीए का फुल फॉर्म। मैं 32 वर्षों से समाजवादी पार्टी में हूँ। लगातार समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों की लड़ाई, अल्पसंख्यकों की लड़ाई पूरा है, लेके लड़ाई लड़ रही, और उसी का भरोसा 3 बार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने और 4थी बार माननीय अखिलेश यादव जी मंत्री हुए। लगातार आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी जैसा आप उसको रेखांकित करने का कोशिश किया जा रहा पीडीए का जो आपने परिभाषा है, तो कुछ लोग उसको पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का मानते हैं, पर उसी के साथ साथ अगड़ों की भी सहभागिता रही है। आज कुछ लोग क्या मानते? फॉर्मूला तो आपने बनाया, कुछ लोग कहाँ से आ गए यहाँ पर? फॉर्मूला तो आपने बनाया है और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फुल फॉर्म ही यही है, तो कुछ लोग कहाँ से बना रहे हैं? अगड़े की तो कहीं बात है नहीं आपने किया हो जिक्र। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ये नहीं कहा है कि नहीं, मतलब आज से मतलब है कि वो तो फॉर्मूला क्यों नहीं बनाया गया? फिर को भी वही सहभागिता दी है, सहभागिता दी है तो फिर फॉर्मूले के तहत काम क्यों नहीं किया गया और फॉर्मूला भी क्यों नहीं बनाया गया? इन 3 ही वर्गों पर विशेष फोकस क्यों किया गया? फिर अब जब भी लड़ाई करेंगे, जब भी मुद्दे उठाएंगे तो 3 ही वर्ग आपको नजर आते हैं। समाज का जो एक और वर्ग है जो चाहता है कि आप उनके भी मुद्दे उठाएं, पर आप उससे पीछे रहते हैं। वोट लेना होता है तो चले जाते हैं। मैं बन्ना जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सामान्य वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही। लगातार जब भी कोई ऐसे विषय होते हैं, लगातार समाजवादी पार्टी ने अगड़ों के मान सम्मान की लड़ाई, और समाज के, मैं तो अगड़ों की बात ही नहीं कर रहा, मैं लगातार यही कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी समाज के सारे वर्गों को लेकर चलने का काम कर रही। ये हमने समाजवादी पार्टी से 32 वर्षों में सीखा है, देखा है, महसूस किया है और लगातार उसी में काम कर। मैं भी तो क्षत्रिय वर्ग से हूँ।
हमारे जैसे तमाम समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बिरादरी के नेता हैं और उनको तो है हमेशा मुलायम सिंह जी ने उनको आगे बढ़ाने बड़ी का बात काम तो किया, और भी ज्यादा नेता विचित्र बात हो बढ़ाने का जाती काम है, किया। अनिल ये तो जी, बहुत ही ज्यादा अनिल जी, विचित्र बात है। मुलायम सिंह जी, अनिल जी, हाँ। मुलायम सिंह जी के जमाने में ये चीज थी, जनेश्वर मिश्र जी थे, मोहन सिंह जी थे, लेकिन आज के जो अभी का जो नेतृत्व है उसमें ये चीज कमियां दिख रही हैं, इसीलिए समाज कह रहा है। हम डायरेक्ट हम ही नहीं कह रहे हैं, ये जो वाकई में हम सब क्षत्रिय हैं, आप भी हम भी हैं, लेकिन जो चीज दिखता है वो बोलते हैं और कोई बात नहीं। एक था मोहन जी का भी आज कर देख रहे, जगदीश्वर मिश्र जी का देखिए, सब मुलायम सिंह जी का जब तक कार्यकाल था तब तक ये सब खूब अच्छे सभी सब और व्यापारी भी हमारे जुड़ा रहता था, लेकिन अब जो पीडीए शब्द हो गया, इससे वाकई में आप नेतृत्व को सोचना चाहिए। नहीं, नेतृत्व निश्चित तौर पर है। मैंने यही कहा, अखिलेश जी ने तो नहीं कहा कि नहीं सावरणों के लिए हमारी पार्टी में स्थान नहीं है। लगातार समाज के सारे वर्गों की लड़ाई में अगड़ों की भूमिका रही और पिछले 32 वर्षों से जहां तक मैं समाजवादी पार्टी के जान रहा हूं, सामान्य वर्ग के लोगों की महती भूमिका रही है और अखिलेश जी के भी नेतृत्व में वही समान है। निश्चित तौर पर वो जो आज का जो टिकट वितरण है या उसमें जो भूमिका है उतनी नहीं दिख पा रही होगी, पर निश्चित तौर पर जब से ये पार्टी बनी है तब से सामान्य वर्ग के लोगों को सम्मान मिलता रहा है और सामान्य वर्ग का बड़ा तबका इस भी चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, सामान्य वर्ग के लोगों ने भरोसा विश्वास। ठीक है अनिल जी, ये बताइए, ये जानना चाहेंगे कांग्रेस के लिए इस उपचुनाव में क्या है? निश्चित तौर पर देखिए, अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, अभी लखनऊ उत्तर पूर्व की सीट मुकेश सिंह चौहान को दी गई थी। निश्चित तौर पर जब हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, हमारे दोनों दलों के राष्ट्रीय नेताओं के माध्यम से जो उनका सम्मानजनक है, पिछले लोकसभा चुनाव में हमने 17 उनको लोकसभा की सीटें दी, उसमें से 6 जीत कर वो आए और इसी जो 10 उपचुनाव हैं उसमें हमारा नेतृत्व इंडिया गठबंधन के माध्यम से बैठेगा और आपसी सामंजस्य जो अंदर खाने में बातचीत तो हो गई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर कि ठीक है ये जो उपचुनाव है समाजवादी पार्टी लड़ेगी लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे पीछे रहेगी, लेकिन हाँ साथ देगी। कांग्रेस के लिए इस बार क्या है? मैंने बंदा जी अभी बताया, अभी जब लोकसभा का चुनाव था तो लखनऊ की सीट जिसमें पिछली बार समाजवादी पार्टी लड़ी थी, इस बार उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश सिंह चौहान को दी थी। तो निश्चित तौर पर जब हम गठबंधन करते हैं, चाहे वो सामने इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, जो घटक दल होते हैं उनकी भी जो पूरकता के लिए उनको जो सम्मान देना पड़ता है सारे दल देते हैं। अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है कितनी सीटें दी जाएं, कितना है। अभी तो चुनाव आयोग ने तिथियां नहीं घोषित की हैं, उससे पूर्व भी दोनों घटकों में बात चल रही होगी। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, वो लोग ठीक है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जब तारीख का ऐलान हो जाएगा उसके बाद जब उपचुनाव होंगे, नतीजे क्या आते हैं देखने वाली बात होगी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं उपचुनाव की जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं और यूपी उपचुनाव का जो रण है वो तैयार हो चुका है, लेकिन तारीख का ऐलान होने का बाकी है और इंतजार भी किया जा रहा है कि कब तारीख का ऐलान हो और कब देखा जाए कौन सा पाला किस ओर जाता नजर आता है।